फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति की विशेषताएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूनतम विचलन की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था और हमने उसमें ये देखा था कि आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो तो आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है और आपतन कोण के उस मान से कम मान के लिए भी और उस मान से अधिक मान के लिए भी विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ऐसी ही स्थिति में एक प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यहाँ चित्र में एक प्रिज्म दिया गया है ABC और इस पर आपतन बिंदु Q है। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। मान लेते हैं इस आपतित किरण के लिए आपतन का कोण I1 है और प्रिज्म का पदार्थ आमतौर पर कांच का होता है। तो यहाँ पर वायु से कांच में अपवर्तन हो रहा है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाएगी और अभिलंब से R1 कोण बनाते हुए QR दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। अब यह दूसरे सतह AC के बिंदु R पर आपतित होती है। यहाँ पर खींचे गए अभिलंब से इसके द्वारा बनाया गया आपतन का कोण R2 है और यहाँ पर फिर कांच से वायु में अपवर्तन होता है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन हो रहा है। तो किरण अपवर्तन के पश्चात इस अभिलंब से दूर जाएगी, मतलब इसकी तुलना में अधिक कोण बनाएगी। तो यहाँ पर आप यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ I2 कोण बनाती है और इस कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं क्योंकि ये प्रिज्म से बाहर निकलने वाली किरण होती है। अब यहाँ पर यदि हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं और ये निर्गत किरण की ओर पीछे की ओर बढ़ाएं तो दोनों के बीच का जो कोण होता है ये बिंदु T पर मिलेंगे और इन दोनों के बीच का जो कोण होगा इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो यदि ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो इस कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होगा और इसको हम डेल्टा M से सूचित करेंगे। और इसके लिए आपतन का कोण यदि I1 है तो ये I1 का मान नियत होगा, मतलब इसी कोण पर ही न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा। I1 से अधिक कोण पर भी या I1 से कम कोण पर भी न्यूनतम विचलन की स्थिति हमको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि जब आपतन का कोण I1 रहता है तो यहाँ पर विचलन कोण का मान न्यूनतम है और ये प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है और यहाँ पर प्रेक्षक की आँख है, तो यदि हम प्रकाश के स्रोत को यहाँ ले जाएं और प्रेक्षक को यहाँ ले जाएं तो प्रकाश जिस मार्ग से इधर गया था उसी मार्ग से ही ये वापस भी लौटता है और यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। तो उस स्थिति में ये सारे तीर के चिन्ह को आप उल्टा लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश का स्रोत होगा तो आपतित किरण इस दिशा में जाएगी और आपतन का कोण I2 होगा और प्रथम सतह से अपवर्तन का कोण हो जाएगा R2 और फिर इस द्वितीय सतह से पर आपतन का कोण होगा R1 और यहाँ पर फिर अपवर्तन का कोण हो जाएगा I1। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपतित किरण की दिशा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले विचलन का कोण इधर मिल रहा था, अब विचलन का कोण इस तरफ मिलेगा क्योंकि ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो यहाँ पर हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये आपतित किरण की दिशा है और ये वाली निर्गत किरण की दिशा है। तो अब देखिए विचलन का कोण ये हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो ये कोण भी देखिए विचलन के कोण के न्यूनतम विचलन के कोण के बराबर ही मिल रहा है। किंतु मैं पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूनतम विचलन की स्थिति आपतन कोण के सिर्फ एक मान के लिए प्राप्त होता है यदि प्रिज्म ना बदला जाए, प्रिज्म वही हो तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन का कोण I1 कोण के लिए प्राप्त हो रहा था, जबकि यहाँ पर वही विचलन कोण I2 कोण के लिए प्राप्त हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा तो I1 और I2 एक दूसरे के बराबर होंगे और तभी ये संभव है
कि इधर से भी न्यूनतम विचलन की स्थिति बनेगी यदि इधर से प्रकाश I1 कोण पर आपतित होता है तो, और इस तरफ से भी आपतित होता है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान वही होगा। तो प्रकाश की उत्क्रमणिकता के सिद्धांत से ये बात हमको पता चलता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 और इज इक्वल टू I। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये भी I के बराबर होगा और ये भी I के बराबर होगा। अब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से पुनः यदि इस तरफ का कोण I है और ये वाला कोण R2 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से आपतन कोण के लिए यदि अपवर्तन का कोण R1 है तो इधर से भी आपतन के कोण I के लिए अपवर्तन का कोण R1 ही होना चाहिए। मतलब R1 और R2 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R। तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। दूसरा, प्रथम सतह से अपवर्तन का कोण द्वितीय सतह पर आपतन के कोण के बराबर होता है। ये प्रथम सतह से अपवर्तन का कोण है, ये R1 है, और ये द्वितीय सतह पर आपतन का कोण है, ये R2 है। ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हम इन्हीं विशेषताओं का उपयोग करके न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योगफल आपतन कोण और निर्गत कोण के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू होता है I1 और प्लस I2। अब यदि मान लीजिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, तब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो जाएगा। तो ये जो समीकरण होता है जब भी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होगा सभी स्थितियों में लागू होता है, चाहे वो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हो चाहे किसी अन्य स्थिति में हो। अब यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो उस समय डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हो जाएगा। और तब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू, ये भी I हो जाएगा और ये भी, तो ये 2I हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमको I के लिए सूत्र मिल गया आपतन के कोण के लिए। अब इसके बाद फिर से हम इस चित्र पर आते हैं। इस चित्र में चतुर्भुज AQOR, इसको ध्यान से देखना है आपको। इस चतुर्भुज AQOR में है, यहाँ पर ये जो दो कोण है 90 अंश के होंगे, क्योंकि ये सतह और अभिलंब के बीच के कोण है। ये अभिलंब है और ये अपवर्तक सतह है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, और इन दोनों आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। और एक चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो यदि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं इन दोनों आंतरिक कोणों का योग, तो बचे हुए आंतरिक कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा, जो कि कोण ए है प्रिज्म का कोण और ये वाला कोण ओ है। तभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज AQOR में प्रिज्म का कोण ए और प्लस एंगल ओ, ये प्रिज्म का कोण और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रिज्म के कोण में हम जनरली एंगल साइन नहीं लिखते, परंपरागत रूप से केवल उसे ओ से दर्शाते हैं, और इन दोनों का योगफल होगा 180 डिग्री। अब इसके बाद इस त्रिभुज में आइए, ये वाले त्रिभुज में QQOR में। तो इस त्रिभुज में भी तीनों आंतरिक कोणों का योग हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है या 180 डिग्री होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस O का भी एडिशन 180 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल QOR में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 1 लिख लीजिए, इसको समीकरण 2। इन दोनों की यदि आप तुलना करेंगे तो इस समीकरण और इस समीकरण में दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब R1 प्लस R2
प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें ए प्लस एंगल ओ। अब यदि मान लीजिए प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है तो R1 और R2 एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसको हम 2R लिख सकते हैं। 2R प्लस ओ इज इक्वल टू, सॉरी ओ और ओ कट जाएंगे यहाँ, ये हो जाएगा 2R इज इक्वल टू ए, या R इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा a/2। तो इससे पहले हमने I का मान निकाला था ये, और अब हमको मिल गया है R इज इक्वल टू a/2 न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब यहाँ पर हम स्नेल के नियम का उपयोग करेंगे। म्यू इज इक्वल टू होता है साइन I डिवाइडेड बाई साइन R, जहाँ म्यू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और इसमें यदि हम ये I का मान रखेंगे और R का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a/2। तो ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए हमको व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और इस सूत्र का उपयोग करते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि यह सिर्फ न्यूनतम विचलन की स्थिति में लागू होता है। यदि प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में नहीं है तो ये सूत्र लागू नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण का मान यहाँ पर हमको रखना है, जो कि हर प्रिज्म के लिए एक नियतांक होता है।